तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। यानी इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम उसके क्लासिफिकेशन पे मूव करेंगे। और हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो हमारा कंपोजिशन रहता है कास्ट आयरन का और कार्बन स्टील का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स हम लोग इस यूनिट नंबर 1 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो 1 तक बने रहिएगा। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस ऐड होंगी इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगी तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल आपको एक हेडिंग बना लेना है और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप लोग लिखते चलिए ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहेगा। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर द स्टफ ऑफ विच समथिंग इज मेड। यानी जो इंजीनियरिंग मटेरियल होता है एक स्टेप होता है जिससे कुछ चीज़ों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यानी मटेरियल यानी कोई भी चीज़ें, यानी मटेरियल होता है कोई भी एक रॉ मटेरियल होता है जिसकी मदद से कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, बेसिकली वही मटेरियल होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर यूज्ड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी अगर मान लीजिए ह्यूमन एक्टिविटी के किसी भी स्पेयर की हम बात करें तो उसमें जो इंजीनियरिंग मटेरियल उसका यूज़ किया जाता है अलग अलग फॉर्म के लिए। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स comprise a wide range of metals and non-metals which can be operated upon the form and end product। यानी जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता है वो कंप्राइज होता है एक वाइड रेंज ऑफ मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं अपॉन टू फॉर्म एंड एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल मटेरियल्स अवेलेबल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंजीनियरिंग मटेरियल्स। यानी जो आपके जो अलॉय मटेरियल्स होते हैं उनको कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स के रूप में। और अगला पॉइंट कह रहा है कि एन इंजीनियरिंग मटेरियल शुड पॉजेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं वो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पॉजेस करती हैं, जिसमें सबसे पहला है इट शुड बी एबल टू गेट सेट एंड ज्वाइन ईजिली विद अदर मटेरियल्स। यानी जो भी आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करना, शेप देना, और शेप देके हम एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। सेकंड आपका कह रहा है कि इट शुड हैव एडिक्वेट डायमेंशनल स्टेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस, हीट रेजिस्टेंस, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड हाई फिगर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। यानी ये बहुत सारी जो डायमेंशनल एक्टिविटीज़ होती है जैसे कोरोजन रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को फिगर आउट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल से। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि मटेरियल सेलेक्टेड शुड प्रोवाइड गुड्स एट लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूर हायर प्रॉफिट विद ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिटीज प्रेजेंट इन इट। यानी जो मटेरियल सेलेक्ट किए जाते हैं वो प्रोवाइड करता है गुड्स को, यानी गुड्स से कह सकते हैं वस्तु होती है जो काफ़ी लोअर कॉस्ट में बेहतरीन चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम करता है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स आता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट कह रहा है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। सबसे पहला आपका आता है मेटल, दूसरा आता है नॉन मेटल, तीसरा आपका आता है मटेरियल ड्यू टू कम्बिनेशन। तो मेटल्स क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मेटल्स आर एलिमेंट सब्सटेंस कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप परमानेंटली। यानी जो मेटल्स होते हैं वो एक एलिमेंट सब्सटेंस होते हैं जिनके पास एक कैपेसिटी होती है जो किसी भी शेप को परमानेंटली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी अगला पॉइंट कह रहा है कि दे आर composed of element which readily give up electron to provide a metallic bond and electrical conductivity। यानी ये composed होता है एलिमेंट्स में जो रेपिडली क्या होते हैं, गिव अप होते हैं इलेक्ट्रॉन से, जो प्रोवाइड करता है मेटेलिक बॉन्ड को और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मेटल्स में भी फेरस और नॉन फेरस टाइप। यानी जो मेटल्स होते हैं वो या तो फेरस टाइप के होंगे या तो नॉन फेरस टाइप के होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि द फेरस मेटल्स कंटेंट्स आयरन एंड कार्बन एज देयर कंस्टिट्यूएंट। यानी जो मेटल्स होते हैं फेरस वो किसको कंटेंट करता है, आयरन को कंटेंट करता है और कार्बन को कंटेंट करता है एज ए कंस्टिट्यूट के तौर पे। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फेरस मेटल्स डिपेंड अपॉन द परसेंटेज एंड द फॉर्म ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैम। यानी जो बिहेवियर और जो प्रॉपर्टी होता है फेरस मेटल का वो डिपेंड करता है किस पे, जो परसेंटेज होता है और जो फॉर्म होता है कार्बन का जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है उस पर वो डिपेंड करता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दे आर आयरन एंड स्टील। यानी ये आयरन और स्टील हो सकते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है कि नॉन फेरस मेटल्स डू नॉट कंटेन आयरन एंड कार्बन एज देयर कंस्टिट्यूएंट, यानी जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं उनके पास आयरन और कार्बन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे नहीं होता। इसके पास एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जेड एन आई एस एन, सी आर पी वी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये तो आपका पहला मेटल हो गया। अगला आपका क्या होता है, अगला होता है इसके अंदर नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज सेरेमिक्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, वो सेरेमिक्स होते हैं और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। इनको सेरेमिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर में क्लासिफाई किया जाता है। अब सेरेमिक्स क्या होते हैं, तो इसमें कह रहा है कि सेरेमिक्स आर जनरली मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी ये जो आपका सेरेमिक होता है वो जनरली क्या होता है, मेटेलिक होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फिजिकली सेपरेबल एंड केमिकली होमोजेनियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ फेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड सेरेमिक, यानी जो फिजिकल सेपरेबल और जो केमिकली होमोजेनियस कंस्टिट्यूएंट होता है किसी भी मटेरियल का, वो कंसिस्ट करता है फेज को, जिस फेज को हम क्या कहते हैं, सेरेमिक कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि रॉक्स, ग्लासेस, फायर क्ले एंड फायर ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड लाइम्स आर सम कॉमनली यूज सेरामिक्स, यानी जो आपके रॉक्स, ग्लासेस और जो फायर क्ले और फायर ब्रिक्स होते हैं और सीमेंट्स होते हैं, लाइम्स होते हैं, ये कुछ कॉमनली यूज सेरामिक्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। अगला आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर इसके अंदर है, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर आर ड्राइव मेनली फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, यानी जो ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए जाते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है ऑर्गेनिक पॉलीमर के लिए कि दीज कंसिस्ट ऑफ कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन केमिकली कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी ये कंसिस्ट करता है कोवालेंट बॉन्ड को, जो फॉर्म होता है किससे, कार्बन से, और केमिकली कंबाइंड होता है किससे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। अगला है आपका मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन, तो इसमें कह रहा है कि दे में भी अलॉय और कंपोजिट, यानी ये या तो अलॉय हो सकता है या कंपोजिट हो सकता है। अब अलॉय क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि एन अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स, यानी जो अलॉय होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक मेटल्स का। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे पॉजेस प्रॉपर्टीज विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, यानी ये पॉजेस करता है प्रॉपर्टीज को जो क्या होता है, डिफरेंट होता है और फ्रॉम दोज कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेटल से। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि अलॉयज में भी फेरस और नॉन फेरस डिपेंडिंग ऑन द बेसिस मेटल, यानी जो अलॉय होते हैं वो या तो फेरस होंगे या तो नॉन फेरस होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, मेटल के बेस पे डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंपोजिट में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यानी जो कंपोजिट है आपका वो क्या हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। एंड दे हैव टू और मोर कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी इसके पास दो या दो से अधिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसके डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि द टू मेजर कंस्टिट्यूएंट्स में भी मेटल्स एंड सेरामिक्स, यानी जो मेटल्स होते हैं और जो सेरामिक्स होते हैं वो इसके कंस्टिट्यूएंट होंगे। और मेटल्स एंड पॉलीमर्स ये भी हो सकते हैं, सेरामिक एंड पॉलीमर ये भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी अनदर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेटल आपको, जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और भी जो क्लासिफिकेशन है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।